रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज SK21। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 41 था आई थिंक सो। एक पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है जिसको पोलीयूरिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। क्लियर। ABGs कराई है तो उसमें नॉर्मल अनाइन गैप है। याद रखना डायबिटीज़ में जो DKA होता है उसमें हाई अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन इसने नॉर्मल अनाइन गैप की बात की है जो कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में होता है। और यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट यूरिन में लॉस हो रहा है। डैट मीन्स डैट जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है वो बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। और जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स का मसला होता है दिस इज कॉल्ड टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रेफरेंस तो हैरिसन का दिया हुआ है, बड़ा मजबूत रेफरेंस है। तो यहाँ पे बताया है कि जब डायबिटीज़ होगी तो क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाएगी। जब बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से रट्टा मार लेना टाइप 2 या प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद चलते हैं जो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशंस होती है ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में देखने को मिलती है। क्लियर। विच इज़ कॉल्ड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर। ये आपने रट्टा मार लेना है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 45 ईयर ओल्ड मैन जिसको सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, प्रोडक्टिव कफ यानी नमूनिया हो चुका है और अपर लॉ में कंसोलिडेशन है। डैट मीन्स दिस इज लोबार नमूनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। और लोबार नमूनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई से। एक पेशेंट इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए आया है सीमन फ्लूइड एनालिसिस के लिए। क्लियर। तो रट्टा मारना कि एक दफ़ा अगर SFA करवा लिया है तो उसको रिपीट कब करना होता है, क्योंकि जो एक स्पर्म को बढ़ने के लिए 72 से लेकर 74 डेज चाहिए होते हैं। तो आपने तकरीबन 3 महीनों का आपने सब्र करना है अगला टेस्ट करवाने के लिए। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो OCP इस्तेमाल कर रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हाइपर कोआगुलेबिलिटी कराती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। और पेशेंट को पैन सिस्टोलिक मरमर है एट द लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। तो जो पैन सिस्टोलिक मरमर है वो MR की वजह से हो सकता है या TR की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है TR, पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद TR। अब जो प्रोटो ऑन्कोजीन है इसमें से वो HER2 न्यू है, जो P53 और रेटिनोब्लास्टोमा और APC ये क्या है, आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो जो HER2 होता है ERBB2 ये प्रोटो ऑन्कोजीन होता है जिसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। कौन सी इंसुलिन में पीक नहीं आती, रट्टा मारना 3 इंसुलिन है, ग्लार्जीन, डेग्लूडेक, डिटाइमिर। जो डेग्लूडेक है वो सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। क्लियर। और जो शॉर्ट एक्टिंग होती है रैपिड एक्टिंग उसका मिमोनिक है लैग, लिस्प्रो स्पार्ट ग्लूलिसिन। एडम TS13 इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, TTP थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। 30 ईयर ओल्ड वुमेन जिसने हेल्दी बेबी को डिलीवर किया वेजाइनली, ठीक हो गया, उसको अचानक ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कन्फ्यूजन और वेजाइनल ब्लीडिंग है। अब लैब्स के अंदर प्लेटलेट्स भी कम है यानी ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, PT और APTT दोनों ज़्यादा है और हाई D डायमर्स है। डैट मीन्स कि पेशेंट को DIC डेवलप हो चुका है और लेबर के टाइम पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो ये अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है जिसमें फीटल सेल्स मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाते हैं। क्लियर। 55 ईयर ओल्ड मैन जिसको हेडेक, डिजीनिटी क्या होता है, डिजीनेस है और रेड कॉम्प्लेक्शन है, मतलब काफ़ी सुर्ख सा कॉम्प्लेक्शन है। क्यों, क्योंकि RBC बहुत ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, हेमाटोक्रिट ज़्यादा है और इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम है। डैट मीन्स दिस इज प्राइमरी पोलीसाइथीमिया विच इज़ पोलीसाइथीमिया रूबरा वेरा। क्लियर। इसके बाद 55 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको क्रॉनिक कफ और प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। जब भी ऐसी हिस्ट्री सुनना तो 2 ही डिफरेंशियल आने चाहिए, एक TB है, दूसरा लंग्स का कैंसर है। देखो, या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या COPD भी हो सकता है, तो 2-3 आप समझ सकते हो। क्लियर। अब इसने स्मोकिंग बहुत ज़्यादा की है। अब स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, रिस्पायरेटरी मेटाप्लेजिया होगा। नॉर्मली जो ट्रैकिया की एपिथीलियम है, ब्रोंकाई की एपिथीलियम है, सूडोस्टेडिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम है, वो रिप्लेस हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। एक पेशेंट को जनरलाइज्ड मसल वीकनेस है और क्रैम्प्स है। मोस्टली जो क्रैम्प्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। और देखो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, रट्टा मारना, जो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है वो आपको कैल्शियम के कम होने की वजह से भी हो सकता है या पोटेशियम के कम होने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, U वेव नहीं है।
यू वेव नहीं है यानी हाइपोक्लीमिया निकल गया, तो आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। एमार्फस डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो एमार्फस डेंसिटीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो होती है इरिवर्सिबल में, और रिवर्सिबल के अंदर माइलिन फिगर्स वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। अब ये एमसीक्यू नज़र नहीं आ रहा। 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड को रेटिनोब्लास्टोमा आरबी जीन की म्यूटेशन है। रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? गार्डियन ऑफ जीनोम और गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन, नहीं ये गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन होता है। अब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होनी चाहिए और ऑनको जीन के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होनी चाहिए। अगला पेशेंट है जिसको ACS-MI हो चुका है और 2-3 AVF में एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, तो डायग्नोसिस क्या है? MI है। और हार्ट में कौन सा इन्फॉक्शन होता है? वाइट या पेल या नीमिक इन्फॉक्शन होता है क्योंकि सिंगल आर्टेरियल सप्लाई होती है। 25 ईयर ओल्ड मैन जिसको पेनफुल फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है इन द थाई आफ्टर फुटबॉल इंजरी और उसमें पस भरी हुई है और ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, तो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस की निशानी है। जब भी कोई ऑर्गन एब्सेस आ जाए स्टेफ ऑरियस इज द आंसर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसके प्लूरल बायोप्सी की गई है। बायोप्सी के अंदर एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स विद द पेल पिंक साइटोप्लाज्म, दिस इज द एपिथेलियोइड सेल्स, यानी इन्होंने ग्रानुलोमा बनाया हुआ है एंड द ग्रानुलोमा बनता है एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से जो क्लासिकल पाथवे से एक्टिवेट होती है। तो जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है ये 2 सेल्स बनाते हैं, एपिथेलियोइड और दूसरा लैंगहैन जाइंट सेल्स। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन में आते हैं। प्लाज्मा सेल्स आते हैं मल्टीपल माइलोमा में या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, फाइब्रोब्लास्ट स्कार बनाने में या फाइब्रोसिस में आ जाते हैं। क्लियर। और जो एंडोथीलियल सेल है वो ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं। नेक्स्ट इज कि किस एंजाइम का विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स और हार्मोन्स इंक्रीजेस पेनक्रियास सिक्रेशन। रट्टा मारना, 2 हार्मोन्स है कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। अब जो कोलिसिस्टोकाइनिन है वो आई सेल से प्रोड्यूस होगा, सिक्रेटिन एस सेल से प्रोड्यूस होगा। कोलिसिस्टोकाइनिन डूडिनम और जूजिनम से प्रोड्यूस होगा, सिक्रेटिन डूडिनम से प्रोड्यूस होगा। कोलिसिस्टोकाइनिन का स्टिमुलस फैटी फूड या अमाइनो एसिड है, सिक्रेटिन का स्टिमुलस है एसिडिक काइम। कोलिसिस्टोकाइनिन ने पेनक्रियास के एसिनार सेल पे काम करना है, सिक्रेटिन ने पेनक्रियास के डक्टल सेल पे काम करना है। कोलिसिस्टोकाइनिन ने एंजाइम रिच सिक्रेशन को बढ़ाना है जबकि सिक्रेटिन ने बाइकार्बोनेट रिच सिक्रेशन को बढ़ाना है। कोलिसिस्टोकाइनिन ने गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करानी है और स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करना है जबकि सिक्रेटिन ने न्यूट्रलाइज करना है सिक्रेशन को। क्लियर। एक पेशेंट को न्यू बॉर्न बेबी है जिसको ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम द अम्ब्लाइकल स्टम्प, ये वो जगह जहाँ अम्ब्लाइकल कोड अटैच होता है। क्लियर। लेकिन उसका प्लेटलेट पीटी एपीटीटी सारी चीज़ें नॉर्मल है, किस फैक्टर की डेफिशिएंसी है? क्लियर। तो बेस्ट आंसर इज फैक्टर 13। क्लियर, ठीक हो गया। मेन चीज़ इज कि जो अगर पीटी नॉर्मल है इसका मतलब है कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो ठीक है, यानी फैक्टर 7 का मसला नहीं है। एपीटीटी नॉर्मल है, इंट्रिंसिक पाथवे ठीक है, 8वां 9वां 11वां ठीक है, तो क्या बचा? 13वां बचा। जो 13वां होता है वो फैक्टर 13 वो फिब्रिन की क्रॉस लिंकिंग करवाता है ताकि क्लॉट्स को स्टेबलाइज कर सके। अगर नहीं होगा तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। इसके बाद 32 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको फटीग है, इजी ब्रूजिंग है, रिकरेंट इन्फेक्शन है यानी पैनसाइटोपिनिया हो चुका है, सीबीसी में बताया गया है। और बड़े बड़े माइलोब्लास्ट है जिनमें साइटोप्लाज्म बढ़ा हुआ है और एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स है, यानी जो माइलोब्लास्ट है उनमें माइलोपेरोक्सिडेस एंजाइम या और रोड्स प्रेजेंट है, तो ये AML M3 में देखने को मिलता है। अब जो AML है वो अडल्ट्स में होता है, इसमें एक्यूट माइलोब्लास्ट होते हैं जिनमें और रोड्स होते हैं, और रोड्स में माइलोपेरोक्सिडेस एंजाइम होता है। और रोड्स क्या होते हैं? एजिरोफिलिक नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। और रोड्स या MPO माइलोपेरोक्सिडेस ये माइलोब्लास्ट का पैथोगनोमिक होता है, खास तौर पर M3 वाला जिसमें PML रारा की म्यूटेशन होती है, 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है। ALL बच्चों में होगा, लिम्फोब्लास्ट हो गए और थायमिडिन TDT रट्टा माना डीऑक्सीथायमिडिन वाला पॉजिटिव होता है। CML बड़ों में होगा या बूढ़े पेशेंट में होगा, समझ सेल्स में कहाँ से आगे अडल्ट होता है जिसमें मेच्योर माइलोसाइट्स देखने को मिलती है, 922 ट्रांसलोकेशन होती है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, BCR ABL की फ्यूजन होती है। CLL बूढ़े पेशेंट में होता है, इसमें समझ सेल्स होती है। माइलोडिस्प्लास्टिक में आपको पैनसाइटोपिनिया और डिस्प्लास्टिक मैरो सेल्स होती है। अब मल्टीपल माइलोमा में क्रैब क्राइटेरिया होता है, C फॉर हाइपर कैल्सीमिया, A फॉर एनीमिया, R फॉर रीनल फेलियर
और बी फॉर बोन पेन या बोन फ्रैक्चर्स, ठीक हो गया, तो सारी चीज़ें रट्टा मार लेना। बोन के अंदर लिटिक लीजन होती है। सी हाइपर कैल्सीमिया, ये क्यों होता है? बोनी डिस्ट्रक्शन की वजह से। आर से रीनल फेलियर, ये क्यों होता है? बेंस जॉन्स प्रोटीन्स या नेफ्रोटिक सिंड्रोम अमाइलाइडोसिस की वजह से। ए फॉर अनीमिया और बी फॉर बोन लीजन, लिटिक लीजन्स होती है। अब कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है? तो लॉन्ग टर्म के लिए आईजीजी आ जाती है। प्राइमरी में आईजीएम, सेकेंडरी में आईजीजी। तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में या मेमोरी वगैरह में आईजीजी आती है। म्यूकोजल इम्यूनिटी में आईजीए, एलर्जी या पैरासिटिक में आईजीई, प्राइमरी इन्फेक्शन में और शॉर्ट लिव्ड आईजीएम, और जो बी सेल्स पे बड़ी होती है, प्लाज्मा में नहीं होती, आईजीडी। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? आईजीजी, और सिक्रेशन में कौन सी होती है? आईजीए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6-year-old बॉय इज ब्राउट इन बाय द पेरेंट, जिसको रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस और डायरिया यानी साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन और जीआईटी इन्फेक्शन हो रही है, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी है। देखो आईजीए के लेवल्स कम हो गए, डैट मीन्स दिस इज आईजीए डेफिशिएंसी। तो जो आईजीए डेफिशिएंसी है इसमें आईजीए कम होती है, दिस इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें रिकरेंट म्यूकोजल इन्फेक्शन होती है, साइनोपल्मोनरी और जीआईटी। जो एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया, जिसको ब्रूटॉन्स कहते हैं, इसमें सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम होती है, 6 महीनों के बाद प्रेजेंट करता है। कॉमन वेरिएबल में भी सारी एंटीबॉडीज़ कम होती है, लेकिन ये प्यूबर्टी में प्रेजेंट करता है। सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इन्फेंट में प्रेजेंट करेगा, बी सेल्स और टी सेल्स दोनों कम होते हैं। हाइपर आईजीएम में आईजीएम ज़्यादा होते हैं ड्यू टू डिफेक्ट इन CD40 लाइगेंड्स, क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती। 7-year-old चाइल्ड जिसको सोर थ्रोट फीवर है, फेरेंजाइटिस है, सूडोमेम्ब्रेनस फेरेंजाइटिस है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है। एक बात नोट करना, उसको मायोकार्डाइटिस डेवलप हो चुका है, विच इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्थीरिया ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड इंजरी। तो जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है वो मायोकार्डाइटिस कैसे कराएगा? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अगला सिनेरियो वही है, सूडो मेम्ब्रेनस फेरेंजाइटिस है। क्लियर? अब उसको मायोकार्डाइटिस डेवलप हो चुका है, ठीक हो गया, ही डेवलप साइंस ऑफ मायोकार्डाइटिस। लेकिन अब क्वेश्चन पे इस टाइम पे फोकस करो, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ट एक्सप्लेन। उसने हाइपर सेंसिटिविटी का पूछा है, अगर हाइपर सेंसिटिविटी पूछे टाइप 3 है, और मैकेनिज्म क्या है कार्डिक कॉम्प्लिकेशन का? डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन। आई नो दिस डज नॉट मेक सेंस, लेकिन CPSP की कीज इसी को फॉलो करती है, हमने इसी को ही फॉलो करना है। इसके बाद एक पेशेंट का PPD टेस्ट करवाया, अगर 10 से ज़्यादा हो तो ये पॉजिटिव होता है। अब देखो 12 मिलीमीटर इंड्यूरेटेड एरिया है, तो जो PPD टेस्ट होता है जिसको मांटेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कहते हैं, उसमें CD4 हेल्पर टी सेल्स का रोल होता है, क्योंकि CD4 सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे इंटरफेरॉन गैमा, जो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन 12 स्टिमुलेट करेंगे, इंटरल्यूकिन 12 TH1 की डिफ्रेंसिएशन करवाएगा। इसके बाद एक है कि अगर हेल्पर टी सेल्स के पास एंटीजन लेके जाना है तो फिर आपको क्या चाहिए? हेल्पर टी सेल के लिए आपको MHC टाइप 2 चाहिए, ठीक हो गया, टू द CD4 सेल, और साइटोटॉक्सिक के लिए MHC1। तो एक बात रट्टा मारना, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 और 2 होता है, 1 बाइंड करता है CD8 किलर टी सेल को, जो 2 है वो CD4 सेल को बाइंड करता है। जो 1 होता है इसमें एक लॉन्ग चेन है और एक शॉर्ट चेन है, मतलब चेन्स बराबर नहीं है, लेकिन जो 2 वाला है उसमें दोनों इक्वल चेन्स होती है। MHC1 वाला हमारे बॉडी के सारे सेल्स में होता है सिवाय RBCs और स्पम्स, जबकि 2 वाला सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो बोन मैरो, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। जो MHC1 है ये एंडोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल वायरल या साइटोसोलिक प्रोटीन को। किसको प्रेजेंट करते हैं? CD8 को। जबकि MHC2 वाला एक्सोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, किसको? CD4 को। कौन सा एंटीजन है? बैक्टीरियल प्रोटीन। MHC1 के साथ प्रोटीन होती है β2 माइक्रोग्लोबुलिन, रट्टा मारना, ये वो प्रोटीन है जो कि डायलिसिस वाले पेशेंट में अमाइलाइडोसिस करवा देती है, और MHC2 में इनवेरिएंट चेन होती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं,
कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी मैकेनिज्म है HLA इन्वॉल्वमेंट वाले पेशेंट में, तो वो कौन सा मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा? बेस्ट आंसर इज टाइप 2 एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी। क्लियर, जब भी आपका HLA या ये मैच नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा? एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब हिमोलिसिस वगैरह होगी, रिजेक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कौन सा साइटोकाइन फीवर करवाता है? तो फीवर के लिए इंटरल्यूकिन 1 है, लेकिन सूडोमोनास के अंदर TNF अल्फा, तो ये रट्टा मार लेना। एक किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है, उसने PPD टेस्ट कराया जो कि 15 से ज़्यादा है, तो अगर 10 से ज़्यादा हो इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट तो ये पॉजिटिव होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्वेजन? तो रट्टा मारना, जो स्किन होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। पेशेंट को रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और हीमाचूरिया है, डैट मीन्स पेशेंट को एंटी GBM सिंड्रोम है, यानी गुड पास्चर सिंड्रोम है, जिसमें हीमोप्टिसिस हीमाचूरिया होता है, लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हीमोप्टिसिस हीमाचूरिया, तो ये गुड पास्चर में होता है। 25 ईयर ओल्ड मेल को क्रॉनिक डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है और वेट लॉस है। क्लियर, यानी कोई इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ है। पेरिनल फिस्टुला और पेनफुल ओरल अल्सर, डैट मीन्स ये क्रॉन्स डिजीज़ है जिसमें स्किप लीजन होती है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज फादर और सन को दोनों को ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, लेकिन जो फादर है उसको माइल्ड डिजीज़ है, बच्चे को सीवियर डिजीज़ है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सप्रेसिटी। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब है कि जीन खराब है लेकिन उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया सही से। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब है कि म्यूटेशन है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है। वेरिएबल एक्सप्रेसिटी का मतलब है कि जीन खराब है लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट सिम्टम्स है, यानी जीन वेरिएबली एक्सप्रेस कर रहा है। एंटीसिपेशन का मतलब है कि आप पेशेंट गोई कर सकते हैं कि हर जनरेशन के साथ डिजीज़ सीवियर होगा या अर्लियर ऑनसेट का होगा, एंड दिस इज सीन इन केस ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। जेनेटिक heterogeneity means different mutation causes similar disease like albinism। मोज़ेकिज्म के अंदर यह होता है कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सेल लाइंस होते हैं, लाइक टर्नर मोज़ेकिज्म। इसके बाद इस्कियो रेक्टल फोसा का जो मीडियल बाउंड्री होती है वो किससे बनती है? लेवेटर अनाई से। और जो लैटरल बाउंड्री है वहाँ पे पुडेंडल किनाल होती है, तो इसके रेक्टल फोसा इनल किनाल के लैटरली पड़ा होता है, और इसकी जो मीडियल वाल है वो लिवेटर एनाई मसल से और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर से बनती है। नेक्स्ट इज 55 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट को पेन और नंबनेस है ऑन द सोल ऑफ फुट। क्लियर, सोल ऑफ फुट की नर्व सप्लाई टिबियल नर्व होती है और आर्टरी कौन सी है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है। क्लियर, तो ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है जो सोल ऑफ फुट को सप्लाई करती है और मसल्स ऑफ काफ को सप्लाई करती है। क्लियर, नेक्स्ट इज 12 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया वेट लॉस, तो और ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा है, डैट मीन्स के पेशेंट को DKA हो चुका है और टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में एंटी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी और एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती है। क्लियर, अब इंसुलिन का जो लेट मेटाबॉलिक एक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है और अर्ली इमीडिएट एक्शन में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना और पोटेशियम को पंप करना। इसके बाद 30 ईयर ओल्ड एथलीट्स है कंप्लेन ऑफ मसल वीकनेस आफ्टर द एक्सरसाइज, और ये क्यों होती है? पोटेशियम लेवल के कम या ज़्यादा होने की वजह से। अब उसका एक्सरसाइज के बाद पोटेशियम लेवल बढ़ गया है बिकॉज एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, जो मसल्स के ऊपर स्ट्रेन होता है जिसकी वजह से पोटेशियम रिलीज होता है। क्लियर, 45 ईयर ओल्ड पेशेंट को मैक्रोसिटिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, और मतलब मैक्रोसिटिक एनीमिया है यानी MCV 100 से ज़्यादा है। अब ये देखना कि B9 या B12 का मसला है तो मिथाइल मेलोनिक एसिड के लेवल्स देखने हैं, अगर वो नॉर्मल है तो B9, अगर वो ज़्यादा है तो B12। क्लियर, तो रट्टा मारना B9 और B12 इन दोनों की वजह से मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, इन दोनों की वजह से होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होता है। बस ये रट्टा मारना कि जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि वो बढ़ता है सिर्फ B12 के अंदर। अब जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है उसमें मेनली कौन यूज़ होता है? बायोटिन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो कि इन्वॉल्व होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। एक पेशेंट को फोटोसेंसिटिविटी, डर्मेटाइटिस, एटेक्सिया मतलब 3D होते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, प्लेग्रा है, प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स है, और पता लगा कि यूरिन के अंदर न्यूट्रल अमाइनो एसिड जिसमें ट्रिप्टोफैन आता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा? क्योंकि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है। दिस इज कॉल्ड हार्टनप डिजीज विच कैन कॉज प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स। इसके बाद वो कौन सा एंजाइम है जो स्फिंजोमाइलिन को तोड़ेगा? आंसर इज
स्फिंजोमाइलिनेज। और अगर ये डेफिशिएंट हो गया, डिजीज इज नीमैन पिक डिजीज, जिसमें हेपेटोसप्लीनोमेगाली चैरी रेड स्पॉट्स होते हैं। 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको हेपेटोसप्लीनोमेगाली है, सारे सेल्स कम हो गया है, बोन पेन है, एवास्कुलर नेक्रोसिस है, गाउचर सेल है, क्रम्पल टिश्यू पैटर्न है, तो ये गाउचर डिजीज है। और गाउचर डिजीज के अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। कौन सा ड्रग्स है जो PPAR अल्फा पे काम करती है, टैग को कम करती है? आंसर इज फाइब्रेट्स। क्लियर। और ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को बढ़ा देती है। रट्टा मारना PPAR गैमा, इस पे कौन सी ड्रग काम करती है? प्योग्लिटाजोन। नेक्स्ट इज 7 मंथ ओल्ड चाइल्ड जिसको प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेशन है। क्लियर। स्टार्टल रिफ्लेक्स एग्जैजरेटेड है, मतलब उसको सेरिब्रल पाल्सी हो चुकी है, और चेरी रेड स्पॉट्स है, और हेक्सोसामाइनेडेज A की डेफिशिएंसी है। दिस इज सीन इन केस ऑफ टे सैक डिजीज। रट्टा मारना नीमैन पिक डिजीज के अंदर स्फिंजोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी होती है, हेपेटोसप्लीनोमेगाली होती है, और चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं। टे सैक के अंदर हेक्सोसामाइनेडेज A की डेफिशिएंसी होती है, इसमें चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं, लेकिन हेपेटोसप्लीनोमेगाली नहीं होती। गाउचर में पैनसाइटोपिनिया, एवास्कुलर नेक्रोसिस, क्रम्पल टिश्यू पैटर्न होता है, और इसमें क्या होता था? इसमें आपको ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी में इराइल सल्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है, और कहने का मतलब है कि इसमें डीमाइलिनेशन देखने को मिलती है। क्रैबी डिजीज़ के अंदर बीटा ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, फैब्री में अल्फा वाले की होती है। क्लियर। तो ये सारे मैंने बता दिया है। अब पेशेंट विद एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन में एक ऐसा एंजाइम बढ़ गया है जिसने अमाइनो एसिड को हिस्टामिन में कन्वर्ट कर दिया है। यानी अगर मैं हिस्टिडीन में से डी कार्बोक्सिलेशन करवा दूँ तो बनेगा हिस्टामिन, और डी कार्बोक्सिलेशन के लिए B6 चाहिए। क्लियर। हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो हिस्टामिन बनाता है, और हिस्टामिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन सा एंजाइम है? 2 ही एंजाइम हो सकते हैं, हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस। तो इसने हेक्सोकाइनेस का पूछा है, क्योंकि ग्लूकोकाइनेस लीवर और पेनक्रियाज में होता है। और रट्टा मारना ग्लूकोकाइनेस इंसुलिन से इंड्यूस्ड होता है। क्लियर। और एक और बात रट्टा मारना, इसको इनहिबिट करने वाला फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है। और एक और रट्टा मारना कि इसकी Km वैल्यू और Vmax दोनों ज़्यादा होती है। अब पेशेंट उन लॉन्ग टर्म TPN पे है विदाउट एडिक्वेट सप्लीमेंटेशन, उसको डर्मेटाइटिस हो चुका है, एलोपेशिया हो चुका है, वुंड की हीलिंग हो चुकी है, ड्राई स्किन हो चुकी है, और इसमें एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी तो 2 ही होते हैं, लिनओलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। क्लियर। तो ये बेस्ट आंसर इज लिनओलिक एसिड। लिनोलेनिक भी हो सकता है, लेकिन वो बीटा वाला होता है। क्लियर। सीरियस एंड कॉमन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमेट्रियन, तो वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है। इसके अलावा पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म भी हो सकता है। क्लियर। फोटोसेंसिटिविटी भी देखने को मिल सकती है, कॉर्निकल डेपोजिशन भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज एमेट्रियन एक्ट एज हेप्टिन, और एमेट्रियन क्या है? टाइप 3 एंटी रिथमिक ड्रग है। 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद रिकरेंट फ्रैक्चर ऑफ हैंड आफ्टर द माइनर ट्रॉमा, पता लगा कि कैल्शियम का लेवल कम है। ओके। नॉर्मल यूरिनरी कैल्शियम ठीक है, और विटामिन डी का लेवल ठीक है, लेकिन कैल्शियम फिर भी कम है। विटामिन डी ठीक है, लेकिन कैल्शियम कम है। दिस माइट बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ PTH विच इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। एक पेशेंट को वॉमिटिंग है, न्यू बॉर्न को वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, साइनोसिस और हाइपोटेंशन है। आफ्टर द एंटीबायोटिक, यानी पेशेंट को ग्रे बेबी सिंड्रोम डेवलप हो चुका है। दिस इज ड्यू टू क्लोरामफेनिकोल विच इज 50S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। 55 ईयर ओल्ड मैन बीइंग ट्रीटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड UTI, अब उसको एक्यूलेस टेंडन में पेन होना शुरू हो गया है। UTI में सिप्रो देते हैं, और सिप्रो की वजह से टेंडिनाइटिस और टेंडन रप्चर हो जाता है। क्लियर। दिस इज ड्यू टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि फ्लोरोक्विनिलॉन्स होती है। क्लियर। इसके बाद 55 ईयर ओल्ड मैन जो कि लॉन्ग टर्म वारफेरिन थेरेपी पे था फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन, और उसको कीटोकोनाजोल दी गई है। रट्टा मारना की जो कीटोकोनाजोल है वो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होती है, और वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से वारफेरिन ज़्यादा होगा, और वारफेरिन PT लेवल्स को बढ़ा देगा। तो कीटोकोनाजोल साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करती है। एक पेशेंट को डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस है, एसाइटिस है, फीवर, एब्डोमिनल पेन, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस यानी SBP हो चुका है, और न्यूट्रोफिल ज़्यादा है 250 से ज़्यादा। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ SBP अडल्ट में होता है E. coli, और बच्चों में होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको प्रोग्रेसिव वेट लॉस, एनोरेक्सिया और अर्ली सटाइटी है, और लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर एरिया में मैस है। दिस इज कॉल्ड विर्चू नॉट, और ये स्टोमक की मैलिग्नेंसी है।
तो ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा है, और जो लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड है दिस इज कॉल्ड विर्चुअल लिम्फ नोड। एक पेशेंट को डिसयूरिया और यूरिथ्रल डिस्चार्ज है, यूरिथ्राइटिस है, क्लैमिडिया से, रट्टा मारना, गनोरिया के लिए सेफ्टा होती है, क्लैमिडिया के लिए डॉक्सीसाइक्लिन या जिथ्रोमाइसिन, इन दोनों में से कोई एक देनी होती है। एक बायोप्सी सर्विस से ली गई, पता लगा लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड शेप, दिस इज कॉल्ड पिलियोमॉर्फिज्म है, लेकिन इन्वेजन नहीं हो रही इनटू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये डिस्प्लेजिया की निशानी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल होता है, नियोप्लेजिया इरिवर्सिबल होता है। डिस्प्लेजिया प्री कैंसरस होता है, नियोप्लेजिया नियोप्लास्टिक लीजन होती है। डिस्प्लेजिया में प्लियोमॉर्फिज्म होता है लेकिन इन्वेजन नहीं होती, नियोप्लेजिया में इन्वेजन होती है। और एनाप्लेजिया में क्या होता है, लॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल। एक न्यू एंटीबायोटिक दी गई है जिसकी 16 घंटे हाफ लाइफ है, तो रट्टा मारना कि अगर 16 घंटे ऐसी ड्रग्स जिनकी हाफ लाइफ 12 घंटों से ज़्यादा है उनको आपने ओडी में देना है, और जिनकी 12 घंटों से कम है उनको आपने बीडी में देना होता है। नेक्स्ट इज 52 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको बीटा ब्लॉकर और थायराइड डायूरेटिक्स दी गई है। अब उसको कहा है कि एक्सरसाइज वगैरह करो, वाई, बिकॉज जो थायराइड और बीटा ब्लॉकर दोनों हाइपरलिपिडीमिया करवा सकती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस और डिसलिपिडीमिया करवा सकती है, डैट इज़ वाई आपने एक्सरसाइज करवाना ज़रूरी है। कौन से ड्रग्स ब्रोंकोस्पैज़म को बढ़ा सकती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो जो बीटा ब्लॉकर्स होती है वो ब्रोंकोस्पैज़म सीओपीडी वाले पेशेंट में, एस्थमा वाले पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एस्थमा वाले में जो एयर फ्लो रेजिस्टेंस होती है वो मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को एस्थमा है, एस्थमा वाले पेशेंट में जो 3 चीज़ें बढ़ जाती है, नंबर 1 रेजिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी और टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसने लंग वॉल्यूम पूछा है तो आंसर इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद फीवर, सोर थ्रोट, ब्राइट रेड टंग, ठीक, और विद प्रोमिनेंट पैपिले, यानी पेशेंट को क्या हो चुका है, पेशेंट को जो है ब्राइट रेड टंग विद अ प्रोमिनेंट पैपिले, तो इसको स्ट्रॉबेरी टंग कहते होती है, और ये होती है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन की वजह से। एंड डिजीज इज कॉल्ड सैंड पेपर स्कारलेट फीवर, जिसमें सैंड पेपर रैश होता है। 5 ईयर ओल्ड बॉय जिसको परसिस्टेंट फीवर है 6 दिन से यानी 5 दिन से ज़्यादा का बुखार है, यानी इसमें कावासाकी डिजीज़ का क्राइटेरिया पूरा करेगा, जिसमें फीवर ज़्यादा होता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है, रैश होता है, क्लियर, आपको एडिमा देखने को मिलता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, म्यूकोजल चेंजेस यानी स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है, तो ये कावासाकी डिजीज़ होती है। क्लियर, तो उम्मीद है कि रट्टा लग गया होगा। कहती है कि अगर स्टेम के अंदर फ्रेंजाइटिस बताया हुआ है और रैश 1 से लेकर 2 दिन के अंदर है तो आपने स्कारलेट फीवर सोचना है, लेकिन प्रोलॉन्ग फीवर है, कंजंक्टिवाइटिस है, हैंड्स और फीट की स्वेलिंग है, तो ये कावासाकी में आ जाता है। 35 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद फटीग, नॉन प्रोडक्टिव कफ, माइल्ड डिस्निया, मतलब उसको शी हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ टीबी की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन बायलैटरल पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, एस लेवल ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें सार्कोइडोसिस में होती है। रट्टा मारना, एरिथीमा नोडोजम, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, हाइपरकैल्सीमिया, एस एंजाइम लेवल ज़्यादा है तो वो सार्कोइडोसिस में होता है। टीबी में यूनिलैटरल होती है या एसिमेट्रिकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, इनफिल्ट्रेशन होती है। लिम्फोमा के अंदर आपको 20 सिम्टम्स मिलेंगे, लाइक फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट। न्यूमोसिस्टस में डिफ्यूज, बायलैटरल, इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेशन होती है। बेरिलियम वाले में आपको इलेक्ट्रो एरोनॉटिका, सिरेमिक्स या एरोस्पेस इंडस्ट्री वाली ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मिलेगी। एक पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन जो कि बैक में रेडिएट कर रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, तो ये पेनक्रियाटाइटिस का पेन होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और पेनक्रियाटाइटिस वाले में अमाइलेज लाइपेज के लेवल्स कराने होते हैं। लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक। 65 ईयर ओल्ड मैन जिसको MI है, एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोटेंशन, कोल्ड, क्लैमी स्किन, ओलिगोयूरिया, यानी कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हो चुका है MI की वजह से। तो ये कार्डियोजेनिक शॉक क्यों हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप फेलियर ड्यू टू MI। इसके बाद एक पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन है जो कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में रेडिएट कर रहा है, एसोसिएटेड विद फीवर एंड नोजिया। क्लियर, ठीक हो गया। क्लियर, इसके अलावा मतलब उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन है, फीवर है, टेंडरनेस है, मर्फी साइन पॉजिटिव है, डेट मीन्स दिस इज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है। 5 ईयर ओल्ड बॉय को रिकरेंट एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स और लूज स्टूल है, और ये सिम्टम्स कब आते हैं, मिल्क पुडिंग मतलब दूध वगैरह के खाने के बाद, यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इसमें हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज 35 ईयर ओल्ड वुमेन को क्रॉनिक वाइड सेपरेट मस्कुलोस्केलेटल पेन है, और ये एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से मल्टीपल जगह पर पेन वगैरह देखने को मिल रहे हैं और टेंडर पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये फाइब्रोमाइल्जी हमें देखने को मिलते हैं, विच इज़ द फंक्शनल साइकोलॉजिकल डिजीज। आफ्टर साल्मोनेला बैक्टीरियमिया
तो जो मतलब जो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया होता है वो गाल ब्लैडर में रहता होता है कैरियर वाले लोगों में। क्लियर, ठीक हो गया। स्पेशली जिनमें गाल स्टोन्स वगैरह होते हैं, क्या क्रॉनिक या कैरियर स्टेट करवा देता है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन है, एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, गैस गैंग्रीन है, क्रैपिटस है, फुल स्मेलिंग स्मेल है, तो ये गैस गैंग्रीन है विच इज कॉल्ड मायोनेक्रोसिस कास्ट बाय क्लोस्ट्रीडियम परफिरिंजियंस, अल्फा टॉक्सिन्स होती है। अ पेशेंट विद पार्किंसन जिसको नोजिया और वॉमिटिंग डेवलप हो चुकी है। अब कौन सी सेफ है पार्किंसन वाली में? रट्टा मारना, आपने D2 ब्लॉकर नहीं देने पार्किंसन वाली में, तो सेफ कौन सी है? ओडेनसेट्रॉन, क्योंकि मेटाक्लोप्रामाइड तो D2 ब्लॉकर है। तो आपने मेटाक्लोप्रामाइड और प्रोक्लोरपोराजिन ये नहीं देने बिकॉज ये डोपामिन ब्लॉकर होते हैं। आप ऑनसेट दे सकते हैं, ओडेनसेट्रॉन दे सकते हैं बिकॉज ये सेरोटोनिन टाइप 3 वाले को ब्लॉक करता होता है। क्लियर, सही हो गया। अब पेशेंट जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको हाइड्रोक्सी यूरिया पे दी गया, उसको AKI हो चुका है। अब ये AKI क्यों हुआ है? अब रट्टा मारना कि जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट है उसमें सिकलिंग होती है। क्लियर, और सिकलिंग कैसे प्रेसिपिटेट होती है? डिहाइड्रेशन से होती है। देखो डिहाइड्रेशन से भी AKI हो जाएगा, या फिर डिहाइड्रेशन से सिकलिंग होगी, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस हो गए, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, उसकी वजह से भी एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा। एक पेशेंट का सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज भी ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर नेट्रीमिया है लेकिन हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो आप क्या दोगे? हाइपोटोनिक यानी हाफ नॉर्मल सलाइन दोगे। अगर स्टेबल पेशेंट है, हाइपर नेट्रीमिया है, हाइपर ग्लाइसीमिया है, तो आप हाफ नॉर्मल सलाइन दोगे। और अगर पेशेंट शॉक में है तो पहले रिससिटेट करोगे नॉर्मल सलाइन से, फिर आप हाफ नॉर्मल सलाइन पे जंप करोगे। क्लियर, एक पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है और लो सीरम ऑस्मोलैरिटी है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, यूरिन का सोडियम बढ़ गया है क्योंकि सारा पानी रीअब्जॉर्ब हो गया ड्यू टू सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। एक पेशेंट को वीकनेस है, फ्लैसिड पैरालिसिस है अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की। पता लगा कि मसल की वेस्टिंग है, फैसिकुलेशन है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस सारे के सारे कम हो चुके हैं। क्लियर, तो ये किस में देखने को मिलती है? पोलियो में देखने को मिलती है। बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों देखने को मिलता है और सेंसरी लॉस नहीं होता। MS में अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लियन सेंसरी सिम्टम्स होते हैं, CNS की डीमाइलिनेशन होती है। GBS में लोअर मोटर न्यूरॉन्स होती है लेकिन GBS में सिमेट्रिकल फ्लैसिड असेंडिंग पैरालिसिस होती है और ए रिफ्लेक्सिया होता है। पोलियो में लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस होती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। न्यूरोपैथी में सेंसरी और मोटर लॉस होता है, डिस्टल और सिमेट्रिकल लीजन देखने को मिलती है। एक पेशेंट को थर्ड वेंट्रिकल की लीजन है तो उसकी वजह से क्या होगा? थर्ड वेंट्रिकल आपके डायनसेफ्लॉन में होता है जिसमें थैलामस हाइपोथैलामस होता है, तब जब वो डैमेज हो गए तो मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाएगी और बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलेंगे।